नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। आइए रुक करते हैं सीधे खास खबरों की तरफ। आखिरकार प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद कॉलेजों की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कॉलेजों में अब पहले जैसी चहल पहल देखने को मिल रही है। पहले दिन कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के वाईएस परमार स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी आज पहले दिन छात्र बड़ी संख्या में महाविद्यालय पहुंचे। महाविद्यालय में कोविड-19 नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। कॉलेज के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही छात्रों को एंट्री दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कक्षाओं में मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। हाँ जी, कॉलेज एक्चुअली 6 से खुल गया था स्टाफ के लिए, आज से स्टूडेंट्स के लिए खुला है। तो हमने एक माइक्रो प्लान बनाया है जिसमें हमारे स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ कॉलेज में है वो आधी रहे एट ए गिवन टाइम। तो फर्स्ट 3 डेज हमने फर्स्ट ईयर को बुलाया है और लास्ट 3 डेज हमने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को बुलाया। इससे हमारी स्ट्रेंथ एक तो आधी हो गई, क्लासेस में रश नहीं रहेगा। बाकी पूरी बिल्डिंग को कॉलेज खोलने से पहले हमने सैनिटाइज किया है। गेट के बिल्कुल स्टार्ट में हमने सैनिटाइजर मशीन रखी है, टेम्परेचर गन के लिए एक आदमी को अपॉइंट करके रखा है और हर बच्चे को वहाँ से सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर चेक करने के बाद ही अंदर आने दिया जाता है। और हर बच्चे को क्लास में मास्क पहनना मैंडेटरी किया हुआ है। अगर बच्चा क्लास में मास्क नहीं पहनता है तो उसको हमने फाइन भी रखा है। और अभी जो हमारी स्थिति है उससे हमें लग रहा है कि इस प्लान से हमारे जो 3000 बच्चे की जगह लगभग 1500 बच्चा कॉलेज में डेली आएगा। तो हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ठीक से मेंटेन हो रहा है। और बच्चों के लिए बहुत जरूरी था कि एक बार उनका पर्सनल जो है टीचर के साथ कॉन्टैक्ट बन जाए, खासतौर से फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं है। अभी मुझे जो फीडबैक मिला है कि लगभग 50% बच्चा आया है। जो 2-3 क्लासेस का मैंने पूछा है तो उनमें 50% बच्चा आया है। लेकिन कुछ एंथुजियास्ट जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के हैं वो भी घूमने आए हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है। तो आज से उनको रोका गया है कि कल से केवल फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे। क्लासेस में केवल फर्स्ट ईयर के बच्चे ही 3 दिन आ रहे हैं। नाहन कॉलेज में छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने एक विशेष प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पहले 3 दिन बीए प्रथम वर्ष जबकि अंतिम दिन बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल ईयर के छात्रों की कक्षाएं लगेंगी। पहले दिन कॉलेज पहुंचे छात्रों ने बताया कि कॉलेज खुलने के बाद से वह बेहद खुश हैं। छात्रों ने बताया कि वह ऑनलाइन पढ़ाई जरूर कर रहे थे, मगर कक्षाओं में जो पढ़ाई हो सकती है वह ऑनलाइन पढ़ाई से बेहतर होती है, क्योंकि उन्हें कक्षाओं में अध्यापकों का सही गाइडेंस मिल पाता है। मेरा नाम निशा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम ऑनलाइन स्टडी करते थे, लेकिन जैसा हम मतलब डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते थे, ऐसा हम ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि आधे बच्चों के पास फ़ोन नहीं होते थे, किसी के पास होते था तो मतलब काफ़ी इश्यूज वगैरह होते थे। तो अब कॉलेज खुल चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। अब हम टीचर से जो भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो हम टीचर से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने सबने मास्क लगाया हुआ है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो मास्क लगा के नहीं आया है। हाँ, हम कॉलेज खुलने से बहुत खुश हैं, क्योंकि जो पहले ऑनलाइन स्टडीज़ होती थी उससे जो स्टूडेंट है उनको कई पढ़ाई में दिक्कतें आ जाती थी ना, तो आज हम डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। इससे हम कॉलेज खुलने से बहुत खुश हैं। हिमाचल में स्कूलों के बाद सभी डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। आज से प्रदेश के कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगना शुरू हो गई हैं। कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। कॉलेजों में प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए माइक्रो प्लान के हिसाब से कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसी के आधार पर ही विद्यार्थियों को कॉलेजों में भी बुलाया जाएगा। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले कॉलेजों में एक दिन छोड़कर या सुबह शाम के सत्र में भी कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। सभी कॉलेजों में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। 2 गज की दूरी बनाकर विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठाया जा रहा है। फेस मास्क सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को परिसरों में प्रवेश दिया जा रहा है। कैंपस में एक साथ विद्यार्थियों को समूह बनाकर बैठने या खड़े होने पर पाबंदी लगाई गई है। एक लंबे अंतराल के बाद गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर द्वारा से इन पर्सन क्लासेस के लिए खुल गया है। बहुत से विद्यार्थी बहुत इच्छा के साथ पढ़ाई के लिए आए हैं, बहुत कीन है पढ़ने के लिए, इन पर्सन क्लासेस बनाने के लिए। उनको देखते हुए हमने सभी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से की हुई हैं। क्लासेस में बच्चों को हम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठा रहे हैं और हैंड सैनिटाइजर हमारे गेट्स में भी हैं, बच्चों के पास भी हैं। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इसके अलावा क्लासरूम पूरे सैनिटाइज किए जा रहे हैं और बच्चों को इस तरह से कॉलेज बुलाया गया है, टाइम टेबल से इस तरह से बनाए गए हैं ताकि क्राउडिंग क्लासरूम में कहीं ना हो। और साइंसी
पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर शाहपुर के सिंघवा में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस नाले में गिर गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा शाहपुर अस्पताल में ले जाया गया, जहां से एक घायल को टांडा रेफर कर दिया गया है। हादसा आज सुबह करीब 9 बजे हुआ। यह बस नगरोटा से वाया धर्मशाला होकर पठानकोट की तरफ जा रही थी, जिसमें से 27 सवारियां बैठी हुई थी। यह बस अचानक 20 फीट सड़क से नीचे लुढ़क गई। इसमें से 5 सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। बस के नाले में गिरने का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि पहले बस सिंघवा में अर्जुन के पेड़ से टकराई, फिर उसके बाद ही नाले में गिरी है। हालांकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बस चालक को भी मामूली चोटें आई हैं। मैम, आज जो एक्सीडेंट हुआ है सिंघवा गांव में बस हादसा, उसमें आप क्या इसमें कैजुअलिटीज़ का बता सकते हैं डिटेल्स? कैजुअलिटी हमारे पास 4 पेशेंट आए थे, जिसमें एक थोड़ा सिक था, थोड़ा सा उसका नोज ब्लीडिंग थी और उसको तो फिर रेफ़र ही करना पड़ा है एंटी ओपिनियन के लिए और ऑर्थोपिनियन के लिए, साथ में सिटी के लिए। बाकी 3 जो पेशेंट आए हैं वो माइनर इंजरी के साथ थे, 4 हेड इंजरी थी उनको, और वो तो हमने यहाँ पे ही मैनेज कर रहे हैं। स्टेबल ही है पेशेंट वो तीनों, बाकी और ट्रीटमेंट देके अभी ठीक है, मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से भले ही देश भर की इकोनॉमी पर गहरा घात हुआ हो, लेकिन दुर्घटनाओं में होने वाली दुखद मौतों से बेहद बचाव हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं में हर महीने जाने वाली लाखों जानों के आंकड़ों में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। वहीं एक बार फिर से सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांगड़ा में पुलिस की ओर से एक बार फिर से सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है और कांगड़ा के अलग अलग जगहों में पुलिस की ओर से नाके लगाकर यातायात की चेकिंग की जा रही है। ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की बजाय ओवर स्पीड चलने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों को भी इस वक्त पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। कांगड़ा के गग्गल पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी की माने तो नेशनल हाईवे 154 पर आए दिन ट्रैफिक नियमों की अवहेलना हो रही है और जिसका खामियाजा खुद वाहन चालक भी भुगत रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस जगह जगह नाके लगाकर न केवल यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर नकेल कस रही है, बल्कि उन्हें दुरुस्त करने और जागरूक करने का भी काम कर रही है। मेहरदीन SHO गग्गल प्राय देखने में आया है कि यहाँ पे काफ़ी हादसे हुए हैं, तो ओवर स्पीड के यहाँ चलान किए जा रहे हैं। जो यातायात के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके ओवर स्पीड के चलान किए जा रहे हैं और यहाँ पे 40 स्पीड लगी हुई है। 40 स्पीड जो सरकार के आदेशों के अनुसार है, फिर भी यहाँ पे जो 60 की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं उनके चलान ओवर स्पीड के किए जा रहे हैं, ताकि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। समय पर यहाँ पे नाके लगाकर ओवर स्पीड के नाके लगाए गए हैं, गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं और इस पर काफ़ी अंकुश लगेगा जो ओवर स्पीड है। इसमें लोगों को हम ये संदेश दे रहे हैं कि गाड़ी धीमी गति से चलाएं। जो सरकार ने एक सेट रूल मतलब ट्रैफिक के दिए हैं उनके अनुसार गाड़ी चलाएं, क्योंकि साइन बोर्ड जो है सड़क के किनारे लगे हैं उनकी पालना करें और पुलिस को भी सहयोग दें। हिमाचल के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से प्रदेश की बीजेपी सरकार बनी है, चौहार घाटी ही नहीं बल्कि पूरे रंग विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास कार्य ठप्प पड़ चुके हैं। चौहार घाटी के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल की वर्तमान सरकार विकास कार्य करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों का केंद्र सरकार पर यह आरोप है कि केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में 3 काले कानून लागू किए हैं। किसान तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए पिछले 70 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों के विरोध में वह बिल बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अंदेशा है कि मोदी सरकार ने उन तीनों बिलों को किसानों की जमीन छीनने के लिए बनाया है। आज हिंदुस्तान के अंदर किसान जो है 70 दिन से एक हड़ताल किए हुए हैं। वो कहते हैं जो काले कानून 3 काले कानून जो है मोदी सरकार ने बनाए हैं वो किसान विरोधी है और किसानों की ज़मीन छीनने का उसमें पूरा अंदेशा है। और इसलिए हम सरकार से केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों की मांग जो है वो जायज़ है और इन तीनों काले कानूनों को जो है उसको सरकार वापस ले। अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया हुआ है, लेकिन अच्छा होता अगर मोदी ही इन कानूनों को वापस ले लेते, रिपील करते और फिर नए सिरे से किसानों की सहमति से, उनके नेताओं की सहमति से नए कानून बनते। धन्यवाद।
निर्वासित तिब्बतीन संसद के प्रधानमंत्री के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया में पेम्पा शेरिंग सबसे आगे चल रहे हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के चुनाव आयुक्त वांगडू शेरिंग ने प्रारंभिक परिणाम पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए अब 4 उम्मीदवार ही शेष रहे हैं। इसमें पेम्पा शेरिंग 24,488 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर केलसंग दोरजे हैं जिन्हें 14,544 वोट हासिल हुए हैं। साथ ही 13,363 वोटों के साथ गेरी डोलमा तीसरे और डुगजुन भोटो 10,400 वोट के साथ चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए शेष बचे 4 दावेदारों में 21 मार्च को 2 ही रह जाएंगे। इसके लिए मतों के हिसाब से छंटनी की जाएगी और 11 अप्रैल 2021 को निर्वासित तिब्बतीन सरकार के प्रधानमंत्री का अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण सीटीए के संवैधानिक व्यवस्था के तहत चल रही है। इसमें पूर्ण तौर पर लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है और चुनाव पूर्ण पारदर्शी तरीके से हो रहा है। अनाउंस किया है। हाँ, आप बता सकते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में क्या रिजल्ट है सर सिक्किम का? अच्छा, जैसे हमारे तिब्बती प्रशासन के निर्वाचन आयोग के जो अनुसंधान की ओर से जो आज जो है हम लोग ने जितने भी प्रिलिमिनरी जो है रिजल्ट हमने अनाउंस किया है और उसमें जो टॉप 4 आया है उसमें है पहले जो है मिस्टर पेम्पा शेरिंग जो कि पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष थे। उनको 24,488 वोट जो है वो पाया गया। और दूसरे नंबर है उकरसांग केलसंग दोरजे जो पहले सचिव थे सोशल रिसोर्स डेवलपमेंट फंड के, तो उनको 14,544 जो है वोट पाया है। और तीसरे नंबर है मैडम गेरी डोमा जी जो कि पूर्व गृह मंत्री थे, तो उनको 13,363 जो है वोट पाया है। और 14 नंबर पे है मिस्टर डोंगजुंग मोटू जो कि पहले सिक्योरिटी कानून थे, तो उनको 10,200 वोट पाया गया। टॉप के जो 4 होंगे इनके अंदर हाँ, उसमें जो टॉप 4 में से टॉप 2 में से कोई एक जो है वो हो जाएगा बाद में जो है ना। अभी जो है हम लोग ने 6 निकल दिया। 6 निकलने के बाद में 21 मार्च को हम लोग जो है वो इसमें से 2 निकलेंगे और 2 में से एक को चुनना है, वो इलेक्शन के थ्रू से। फाइनल इलेक्शन कब है सर? फाइनल इलेक्शन जो है वो 11 अप्रैल को है। तो अब फाइनल इलेक्शन जो होगा वो हाँ जी, टॉप के कितने कैंडिडेट्स होंगे जो इलेक्शन? उसमें 2 है, 2 ही हो, सीओ में 2 होगा। सीओ के टॉप के 2 कैंडिडेट्स। 2 के में। हाँ जी, अच्छा जी, थैंक यू। हाँ, मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत सिरमौर जिला में 3,000 जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन मिलेंगे। इस योजना का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत सिरमौर जिलों में 3,000 निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं और उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों को लिया गया है। साथ ही ऐसे उपभोक्ता को मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा जिनके घर में बिजली का लोड 2 किलोवाट से कम हो। जैसे जैसे विभाग के पास लोगों के आवेदन आ रहे हैं, विभाग उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाने की औपचारिकता पूरी कर रहा है। जिन लोगों ने अभी तक इस योजना के लिए अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, उन्हें विभाग के कार्यालय में जाकर अपने कागजात जमा करवाने को कहा गया है ताकि वह इस योजना का लाभ उठा सकें। जैसे कि जनता जानती भी है कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोशनी योजना के नाम से एक योजना चलाई जा रही है जिसमें गरीब तबके के लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है और मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस कनेक्शन के लिए लगभग सिरमौर में 3,000 का हमने टारगेट रखा है, जो जैसे जैसे फाइलें आ रही है उसको अचीव किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यतः पात्रता बीपीएल फैमिलीज़ जिनका लोड 2 किलोवाट से कम हो, प्रायोरिटी हाउस होल्ड हो, अंत्योदय योजना में कोई लिस्टेड है वो आदमी,
वो सभी इसके पात्र माने जाते हैं, जिसमें उनको फिर वो दिया जाता है। साथ में इसमें अगर कोई ऐसे परिवार है जिसकी एनुअल इनकम 35,000 से कम है, वो भी इसके पात्र हैं, उनको भी इसमें लाभ दिया जाता है। और जैसे जैसे फाइलें आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए उनको इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। मैं लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि वो अपनी फाइल बिल्कुल करेक्ट करा के अपने सब डिवीज़न ऑफिस में जमा कराएं, ताकि अपने और साथ में अपने कागजात भी दें, ताकि हम उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उनको जल्दी से जल्दी इस सुविधा का लाभ दे सकें। कार सेवा दल कुल्लू द्वारा सैंज में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार सेवा संस्था पिछले 10 सालों से जिला कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में बेसहारा मरीजों की सेवा करती आ रही है। यह संस्था आर्थिक तौर पर कमजोर मरीजों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और बेसहारा मरीजों के इलाज का खर्चा उठाती है। संस्था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करती है। संस्था बेसहारा पशुओं को घास उपलब्ध कराती है और चोटिल होने पर उनका इलाज किया जाता है। संस्था गरीब और मध्यम वर्गीय तथा स्लम एरिया के बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन उपलब्ध करवाती है। संस्था ग्रामीण व शहरी इलाकों में गरीब परिवारों को चिन्हित करके उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाती है। इसी कड़ी में संस्था सैंज घाटी में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रगतिशील युवा महेश शर्मा और महेंद्र पालसरा को कमान सौंपी है। जिला सिरमौर के ऐतिहासिक खेल ठोड़ा नृत्य के इतिहास, तकनीक व वर्तमान स्थिति को दर्शाती लघु फिल्म पुनरोदय को अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव में श्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है। इस लघु फिल्म को जाने माने शिक्षाविद और रंगमंच कलाकार व राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर संजीव अत्री द्वारा तैयार किया गया है। सर देखिए, ये जो फिल्म है ये सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण के अंदर भारत सरकार के लिए ये मैंने निर्देशित की थी। इसका पटकथा लेखन मैंने किया था और इस फिल्म को बनाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि जो हमारी भारतीय या हमारी प्रादेशिक जो कलाएं लुप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए। और इसी उद्देश्य से सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र ने इस फिल्म का निर्माण विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए करवाया था, ताकि वो देख सकें कि हमारी कलाएं कैसे विकसित हुई थी और आज उनकी क्या स्थिति है। तो फिल्म लगभग 25 मिनट 40 सेकंड की फिल्म है। इसमें हमने ठोडा का इतिहास महाभारत काल से लेकर और आज तक उसकी क्या स्थिति है और इसके जो तकनीकी पक्ष हैं, क्या पहनते हैं, कैसे वो तैयार किए जाते हैं, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आजकल इसमें इस्तेमाल किए, वो सब हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। ये टोटली एक पूरे कंप्लीट चैप्टर की तरह से है कि अगर कोई इस फिल्म को देखता है तो वो ठोडा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर संजीव अत्री की इस फिल्म में न केवल जिला सिरमौर अपितु पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। कोलकाता में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव 2020 में डॉक्टर संजीव अत्री की इस फिल्म को यह सम्मान दिया गया। 25 मिनट 40 सेकंड की इस फिल्म में ऐतिहासिक खेल ठोडा नृत्य के इतिहास, तकनीक व वर्तमान को सिटी को दर्शाया गया है। फिल्म पुनरोदय की पटकथा लेखन व निर्देशन स्वयं डॉक्टर संजीव अत्री द्वारा किया गया है। डॉक्टर संजीव अत्री ने बताया कि फिल्म निर्माण के दौरान उन्होंने पाया कि ठोडा नृत्य लुप्त होने की तरफ जा रहा है। ऐसे में इस और ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह एक पुरातन कला है जो आज अपना असली स्वरूप खोता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सुझाव दिया गया है कि कैसे युवा पीढ़ी को इस पारंपरिक नृत्य से जोड़ा जा सकता है। हाँ देखिए, बिल्कुल सर। देखिए, एक्चुअली जो हमारे सिरमौर में जो ठोडा है ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था तो इस क्षेत्र के कुछ लोग कौरवों का साथ उन्होंने दिया और कुछ पांडवों का साथ दिया। तो कौरवों का साथ देने वाले साठे कहलाए और पांडवों का साथ देने वाले पाशे कहलाए। तो जब युद्ध खत्म हो गया तो वो बंटवारा वैसे का वैसा ही बना रहा और आज भी बना हुआ है। कुछ लोग आज भी इस क्षेत्र में साठे कहलाते हैं और पाशे कहलाते हैं। तो शुरू में तो युद्ध था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपनी उस दुश्मनी को कह सकते हैं या अपने उस साथ को जिंदा रखने के लिए लोग समय समय पर किसी विशेष अवसर पर इसको खेल की तरह खेलने लगे। तो ये अपने आप में एक खेल भी है, अपने आप में एक इतिहास भी है, युद्ध कला भी है और मनोरंजन भी है। तो लेकिन आज की स्थिति है कि वर्तमान पीढ़ी में जो हमारी उम्र के लोग हैं वो भी इसके इतिहास के बारे में और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, और बच्चे तो अभी बिल्कुल ही अपरिचित हैं। बढ़ावा देने के लिए सर, जैसे हमारे जो बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं वहाँ ऐसे दलों को आमंत्रित करना चाहिए सरकार को, ताकि बहुत सारे लोग देखें। जैसे हमारे कुछ पाठ्यक्रम हैं तो उसमें ठोडा के इतिहास के बारे में होना चाहिए ताकि बच्चों को जानकारी मिले। और विशेषकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल है तो वहाँ टूर्नामेंट्स में भी इसको खेल के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के गाहर घाटी में हल्ला कोस उत्सव के बाद गोची उत्सव मनाया जा रहा है।
घाटी में लड़कों के जन्म पर गोची उत्सव मनाने की परंपरा है। बेटे के जन्म पर परिवार पूरे गांव और रिश्तेदारों को गोची उत्सव पर धाम के लिए निमंत्रण भेजता है, जबकि बच्चे के खुशहाल भविष्य के लिए इष्ट देवता की पूजा अर्चना की जाती है। लाहौल घाटी में प्यूकर एक ऐसा गांव भी है जहां सदियों से गोची उत्सव बेटियों के जन्म पर भी मनाया जाता है। इस वर्ष 4 फरवरी से 8 फरवरी तक यहां गोची उत्सव मनाया गया। इस दौरान गांव के मुख्य देवता तंगजर की विशेष पूजा अर्चना के साथ बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हैं। देवता की पूजा के बाद शाम को तीर कमान का खेल खेला जाता है और नृत्य के साथ जश्न मनाया जाता है। मैं प्यूकर गाँव का स्थायी निवासी हूँ जी। जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल गार वैली में हाल ये गोची उत्सव मनाया जा रहा है सारी जगह। लेकिन प्यूकर गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ पर बेटी के जन्म पर ही नहीं, बेटी के जन्म पर भी मनाया जाता है ये त्यौहार। ये हमारे सदियों से आ रही परंपरा है और इस चीज़ पे हमें गर्व भी होता है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो ये बेटी के भी जन्म होने पर भी ये त्यौहार मनाया जाता है। आज देश के अधिकांश भाग में देखा गया है कि बेटी को या तो बोझ माना जाता है या तो घर में ही मार दिया जाता है। ये एक उन लोगों की गलत और छोटी सोच है जो बेटी को छोटा था कम आंका जाता है और हमारे लिए गर्व की बात है यहाँ पर बेटी को भी समान दर्जा दिया जाता है। ये बाकी लोगों के लिए एक मिसाल पेश है। इस वर्ष स्नो फेस्टिवल के अंतर्गत गोची उत्सव को मनाया जा रहा है। उपायुक्त लाहौल स्पीति पंकज राय खुद प्यूकर गांव के गोची उत्सव में पहुंचे और जिनके घर में गोची है उन परिवारों को सम्मानित किया और कहा बेटे के साथ साथ बेटी की जन्म पर भी इस तरह की पहल समाज के लिए सराहनीय है। इस परंपरा को कायम रखने के लिए सभी को बधाई दी। प्यूकर गांव में आए हैं और इस गांव की विशेषता ये है कि सदियों से यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड जब उसका जन्म होता था तो सेलिब्रेशन की जाती है। आज आप देख रहे हैं हम एक सेलिब्रेशन में ही हैं। यहाँ पे इस साल में 2 गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ था और एक मेल चाइल्ड का भी। तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, सेलिब्रेशन सिमिलर होती है। तो इस तरह का जो अनुभव है फर्स्ट टाइम हमको मिल रहा है और लाहौल में और शायद हिमाचल में ये पहला ही गांव है जहाँ पे ये सेलिब्रेशन जो है वो सदियों से चल रही है। और जिसमें वैसे तो आप पूरे लाहौल में देखेंगे वहाँ गर्ल और बॉय में कोई ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, सभी को बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। खासकर इस गाँव में एक सेलिब्रेशन डिफरेंट है जो कि गर्ल चाइल्ड के होने से होती है। थैंक यू सो मच। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें हिमाचल न्यूज़।